हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम जो पहले हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे जेनेटिक की, उसका आज हम थर्ड टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, प्री नेटल न्यूट्रिशन एंड फूड एलर्जीज़। इससे पहले जो है वो हम अच्छे से 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, कंसेग्विनिटी एटोपी एंड जिसके अंदर हमने क्या देखा था, जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर हमें एलर्जिक कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती है जनरेशन टू जनरेशन, एंड उसके कॉजेज़ वगैरह देखे थे। एंड इससे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक वो था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो मदर को अफेक्ट करती हैं एंड आगे जाके बच्चा जो है उसको क्या हो जाते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक नंबर 3, प्री नेटल न्यूट्रिशन एंड फूड एलर्जीज़। एज वेल एज हम लोग पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्री नेटल का मतलब होता है प्रेगनेंसी से पहले। सो प्रेगनेंसी से सॉरी, देखा दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा। प्री का मतलब पहले एंड नेटल का मतलब डिलीवरी। सो प्री नेटल का मतलब क्या हो गया, डिलीवरी से पहले का जो टाइम पीरियड मतलब प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के अंदर जो न्यूट्रिशन एंड जो फूड एलर्जीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। सो न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी का प्लस फूड एलर्जीज़ दोनों हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारा क्या है, प्री नेटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। So a healthy and accurate diet during pregnancy plays the most important role for both the unborn baby and the mother, क्योंकि मदर के लिए और बच्चे के लिए जो है वो हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। सो हेल्दी ईटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर अनबॉर्न बेबीज़। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, prenatal nutrition focus on nutritional needs for a pregnant lady and her developing fetus। मतलब प्रीनेटल न्यूट्रिशन किस पे फोकस करता है, प्रेग्नेंट लेडी पे और उसका जो डेवलपिंग फीटस है उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पे फोकस करता है। और इसका मेन एम क्या होता है, टू सपोर्ट हेल्दी प्रेगनेंसी एंड आउटकम मतलब क्या, जो बेबी होगा वो हेल्दी हो एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। सो ये हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है प्रीनेटल न्यूट्रिशन की, कि मेनली ये फोकस किस पे करता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है और उसका जो बच्चा है, फीटस जो है, उसके न्यूट्रिशनल नीड्स पे फोकस करता है। और इसका मेन एम होता है हेल्दी प्रेगनेंसी को और जो हेल्दी डिलीवरी है, आउटकम है, उसको क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। इसके साथ साथ क्या करना, लॉन्ग टर्म तक मदर एंड बच्चा दोनों हेल्दी रहे, इसको इंश्योर करना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे डेफिनेशंस में। अब इसके बाद में क्या है, फूड एलर्जीज़ की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एलर्जी से तो हम मतलब समझते हैं सेंसिटिविटी होना किसी चीज़ के लिए। अब फूड एलर्जी मतलब क्या है, फूड से सेंसिटिविटी होना। अब सारे फूड से तो सेंसिटिविटी नहीं होएगी ना, तो यहाँ पे क्या है, किसी स्पेसिफिक फूड से क्या होना, सेंसिटिविटी होना, विच इज़ नोन एज फूड एलर्जीज़। लाइक किसी को पीनट से होती है, किसी को क्या होती है, बादाम से होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट इज़ अ फूड एलर्जी, इट इज़ एन इम्यून सिस्टम रिएक्शन दैट अकर्स सून आफ्टर ईटिंग अ स्पेसिफिक फूड। लाइक किसी को अगर पीनट से एलर्जी है तो उसको पीनट खाते ही क्या होने लगेगा, खांसी होने लगेगी ज़ोर ज़ोर से, या फिर सांस में दिक्कत आने लगेगी। सो इवन अ टीनी अमाउंट, टीनी मतलब बहुत ही छोटा, टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, amount of allergy causing food can trigger sign and symptoms such as digestive problems, respiratory problems and skin allergies। skin allergies में क्या आ जाएंगे, ड्रेसेस आ जाएंगे। सो अब इसके बाद में क्या है, प्री नेटल न्यूट्रिशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रिशन हम देखेंगे प्रीनेटल न्यूट्रिशन में कि कौन कौन से हमारे जो मेन न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं,
उनकी नीड मदर को कितनी है और डेली अलाउंस उसकी क्या है। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, रेयरली, बहुत रेयरली होता है, फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें कवर करना है। सो व्हाट इज़ अ प्रीनेटल न्यूट्रिशन, तो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, फिर प्रोटीन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैसे एक्ट करता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ओमेगा 3 क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। यहाँ ये कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये है। सो ओमेगा 3 किसकी तरह वर्क करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह वर्क करता है। एंड प्रोटीन ऑब्वियसली जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। तो ये इनकी डेली अलाउंस रहेगी प्रेगनेंसी के अंदर, एंड इनके सोर्स जो है वो इसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड आगे हमारा क्या है, फॉलिक एसिड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट बारे में तुम बताओ नहीं बताओ कोई ज़रूरी नहीं है, बट फॉलिक एसिड के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम फोकस करेंगे। सो फॉलिक एसिड जो है वो हेल्प करता है बेबी में न्यूरल ट्यूब को क्या होने में, डेवलप होने में। जो 3rd से 4th वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब कि जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है 3rd से 4 वीक्स, मतलब समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग का पहला 1 महीना, उसके अंदर वो क्या होती है, फॉर्म होती है। सो दिस न्यूरल ट्यूब विल फर्दर फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो न्यूरल ट्यूब क्या है, वो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है उसके अंदर वो फॉर्म हो जाती है, एंड ये क्या आगे जाके क्या फॉर्म करती है, ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। अब इसके बनने के लिए किसकी नीड होती है, फॉलिक एसिड की नीड होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर फॉलिक एसिड्स की डेफिशिएंसी हो गई तो न्यूरल ट्यूब ठीक से नहीं बन पाएगी, और अगर न्यूरल ट्यूब ठीक से नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, जो ब्रेन और हमारा स्पाइन है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी। सो फॉलिक एसिड्स जो है उसकी कुछ लिमिट सेट्स हैं, लाइक अगर कंसेप्शंस बेबी कपल्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें बेबी कंसीव करना है, सो उनको क्या लेना है, उनको कितना कंज्यूम करना है फॉलिक एसिड, 400 mcg माइक्रोग्राम पर डे, जब तक क्या नहीं हो जाता, कंसीव नहीं हो जाता। और जैसे ही बेबी कंसीव होता है, कंसीव से लेके 12 वीक्स तक, ठीक है, 12 वीक्स मतलब क्या, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक, हाँ ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक क्या डोज रखनी है, 600 mcg पर डे। सो फूड सोर्सेज क्या क्या है हमारे फॉलिक एसिड्स के, लाइक टोमेटो, ठीक है, टमाटर जो है हमारा बेस्ट सोर्स है। फिर ऑरेंज हो गया, ब्रोकली हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारी चीज़ों के अंदर हमारे क्या मिलता है, फॉलिक एसिड्स मिलता है। फिर इसके बाद में हमारा क्या है, आयरन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पेलिंग गलत लिखती ना मैंने। आयरन हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि आयरन क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन एंड ब्लड। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। जब ब्लड मदर में ही प्रॉपरली नहीं है तो वो बच्चे तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, बच्चा बेचारा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होगी ऑब्वियसली, और क्या होगा। तो हमारे आयरन की डेली डोज क्या है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, 27 माइक्रोग्राम्स टू mg, 27 mg टू कितनी है, 27 mg पर डे। मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो गया आज, 27 mg पर डे, ठीक है। अब इसके जो क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं, आयरन के बर्तन होते हैं, उसके अंदर खाना पकाएं, या फिर कुछ लाइक अगर कोई मदर जो है कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो बीफ वगैरह, पॉर्क वगैरह, इन सब से जो है वो ले सकती हैं आयरन। या फिर प्लांट्स के लिए तो हम लोगों को क्या करना है,
Plant sources of iron are not absorbed well. Plant sources should be consumed with vitamin C. ठीक है. So for example, orange, tomatoes, pepper मतलब काली मिर्च, एंड ब्रोंकली एंड स्ट्रॉबेरीज, इन सब के अंदर क्या होता है, आयरन होता है. लेकिन सॉरी ये जो है ये हाँ, इनमें आयरन होता है एंड हमें इनको विटामिन सी के साथ लेना है. टोमेटोज़ में तो ऑब्वियसली विटामिन सी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो टमाटर खाना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है. फॉलिक एसिड भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, और रेड है तो ब्लड की कमी भी नहीं होगी. फिर कैल्शियम. तो प्रेगनेंसी के अंदर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. फर्स्ट वन इज़ फॉलिक एसिड, नहीं लिया तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है. सेकंड वन इज़ आयरन, नहीं लिया तो क्या हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है जिसकी वजह से बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक सकता है. थर्ड वन इज़ कैल्शियम. कैल्शियम क्या करता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वुंड डेवलपमेंट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल. सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा या वुंड का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होगा, और ऑब्वियसली बच्चे के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो. तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो कैल्शियम, आयरन, 3 चीज़ें याद रखना, कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो कैल्शियम क्या है, 1000 पर डे जो है वो डिवाइडेड डोज में मदर को लेना ज़रूरी है. कमी होगी तो वहीं वो चौक, ये सारी चीज़ें खाने लगेंगी. चौक हो गया या फिर मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये सारी चीज़ें उनका खाने का मन करेगा, तो वो क्या करेगा, बेबी की हेल्थ को अफेक्ट करेगा. फिर हमारा फ्लूइड्स हैं, तो फ्लूइड्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं हेल्थ फॉर्मेशन एंड एमनियोटिक फ्लूइड्स. सो एमनियोटिक फ्लूइड का जो फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करते हैं एंड डेवलपमेंट फीटस के उसमें हेल्प करते हैं. सो एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 12 कप्स पर डे. और सोर्सेज क्या हो गए, कुकम्बर एंड सिट्रस फ्रूट्स एंड बेरीज, ये सब इसके बेस्ट सोर्सेज हैं. एंड यहाँ पे हमारा जो ये मैटरनल न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होता है. इसके अंदर मेन चीज़ें याद रखने लायक क्या थी, फॉलिक एसिड, सेकेंड वन इज़ आयरन, थर्ड वन इज़ कैल्शियम. आयरन की क्या डेफिनेशन या स्पेलिंग गलत लिख दी, माइंड नहीं ले रहा, ठीक कर लेना, ठीक है. अब हम जो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है फूड एलर्जीज़. इस यूनिट का फूड एलर्जीज़ को मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, फूड एलर्जीज़ क्या होती हैं, एंड अब हम इसके बारे में नॉर्मली पढ़ लेते हैं. तो फूड हाइपर सेंसिटिविटी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमने कंसेग्विनिटी एटोपी पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है. सो अ फूड एलर्जी और food hypersensitivity or food allergy is a IgE mediated reaction. What is IgE? Immunoglobulin E mediated reaction that occur when the immune system reacts to the normally harmless food that the छोड़ो ये फालतू की डेफिनेशन, मतलब बहुत ही लेंथी है. अपन सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, फूड एलर्जीज़ क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर फूड एलर्जी है जो किसको जो जो जिसमें किसकी नीड होती है, इनिशियल या इमीडिएट मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होती है. सो फूड एलर्जीज़ आर the food hypersensitivity that needs immediate medical care. ठीक है, वो होती है हमारी फूड एलर्जीज़. अब फूड एलर्जीज़ किन किन से हो सकती है, जिन से फूड एलर्जीज़ हो सकती है उनको हम फूड एलर्जेंस कहते हैं, लाइक एग्स, मिल्क, पीनट्स एंड एक्सेट्रा. सो अब यहाँ पे हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं फूड एलर्जी के. अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुई हो तो उसको पता होगा, एंड नहीं हुई है तो मैं बता देती हूँ क्या क्या है. कि खाना जो है वो पेट के अंदर गया है, अब पेट में जाने के बाद में हमें उससे कुछ प्रॉब्लम है तो क्या क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है या फिर इनडाइजेशन हो गया, वॉमिटिंग हो जाए, ये 3 तो मेन देखने को मिलेंगे. फिर फ्लेटुलेंस मतलब क्या, पासिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, एंड क्रैम्पिंग्स, फिर स्किन रैशेज, स्नीजिंग, राइनाइटिस, डायरिया, वाटरी आइज एंड डिस्पनिया.
व्हाट इज़ अ डिस्पनिया, ये भी क्वेश्चन है, बताना व्हाट इज़ डिस्पनिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया ना ख़त्म। बेसिकली इसको डिस्पनिया नहीं बोलते, इसको डिस्पनिया बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, ठीक है। सो ये हमारे जो 2 टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो गए। फर्स्ट हमारा जो था वो था मैटरनल न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ फूड एलर्जीज़। तो इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। मैटरनल न्यूट्रिशन में मैंने बता दिया है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, फॉलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम। फूड एलर्जीज़ में आपको पता होना चाहिए फूड एलर्जी होती क्या है, बस ये इतना ही है। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।